वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दिस इज़ मी। आज फिर से आपके साथ हम आ गए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम राजस्थान के RSM SSB के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम 2016 का एक डिप्लोमा पेपर कर रहे हैं डिस्कस, जिसका पेपर कोड है 20। सो पेपर कोड 20 आप ये डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ये विजिबल भी है स्क्रीन पर। आप CIZplus.com पर जाकर इस पेपर कोड को डाउनलोड कर लें और हम एवरी लेक्चर में अराउंड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो एज यू ऑलरेडी नो, इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर पेपर में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 40 क्वेश्चंस दे आर ऑफ GK एंड द नेक्स्ट 80 क्वेश्चंस दे आर टेक्निकल। सो मैं टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। सो 101 से 120 तक 101 से 120 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 एक बार आप पढ़ लें। 101 क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़ें आप। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। So, if D is the depth of aquifer through which water is flowing, then the relationship between permeability and transmissibility T is given by. K क्या होता है? सबको पता है K क्या होता है? Coefficient of permeability is discharge. आपको ये रिलेशनशिप याद है ना? Q is equal to KIA, डार्सीज लॉ होता है। तो अगर मैं I इक्वल टू 1 कर दूं और A को भी इक्वल टू 1 कर दूं, तो K किसके बराबर बन जाता है? Q के बराबर। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना। अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड एरिया इज यूनिटी। तो ये होता है K के यूनिट्स क्या होते हैं? K के क्या यूनिट्स हो जाएंगे? मीटर क्यूब पर सेकेंड तो हो गए डिस्चार्ज के, पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा K के यूनिट्स। फिर अगर मैं T की बात करूंगा तो उसके यूनिट्स होंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो इसीलिए T आप देख सकते हैं ये पर मीटर है और ये है पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए K को आप मल्टीप्लाई करोगे डेप्थ से तो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। राइट। तो T इज इक्वल टू KD, क्योंकि ये K पर यूनिट विड्थ होता है। जो ट्रांसमिसिबिलिटी है दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर यूनिट विड्थ ऑफ द एक्विफर। तो इसलिए T इज इक्वल टू KD हो जाएगा। पर यूनिट विड्थ तो है ही ऑलरेडी, तो इसलिए ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ठीक है, हो गया याद? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 102। अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी, द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। तो इसका क्या ऑप्शन है? बॉटम ऑफ द चैनल, साइड्स ऑफ द चैनल, बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ द चैनल, या नन। तो लेसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं? बॉटम से होती हैं कि साइड से होती हैं कि दोनों से? सो 102 का क्या आंसर है? 102 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि दो तरह की थ्योरीज होती हैं। एक होती है कैनेडी थ्योरी। जो कैनेडी थ्योरी है वो कहता है कि बॉटम से ही जनरेट होती है सिर्फ। जो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज हैं, एडीज मतलब जो ऊपर वेट को काउंटर करती हैं। देखो, एक जैसे ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है आपके पास, ये एक इस पे सेडिमेंट है, इसका डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा और इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये अपवर्ड फोर्स एडीज की वजह से लगती है। अब जो ये अपवर्ड फोर्स है, कैनेडी थ्योरी ने कहा था कि ये सिर्फ बॉटम से ही लगती है, जबकि जो लेसीज थ्योरी है, लेसीज थ्योरी ने कहा कि ये बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ चैनल से भी लगती है। तो इसलिए लेसी का आंसर होगा ऑप्शन 3। ये समझ गए?
इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। आई शैल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 103. Question number 103. Yes. So if the average size of silt particles is m millimeter, then Lacey's silt factor is proportional to. तो क्या है? Lacey's का silt factor किसके बराबर होता है? F is equal to 1.76 अंडर रूट m. अगर m है डायमीटर मिलीमीटर में तो ये 1.76 अंडर रूट m होता है, तो इसका मतलब m f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। द शेप ऑफ अ लाइंड कैनाल एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI। ISI क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और NBS क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन। तो लाइंड कैनाल की क्या शेप होती है? आपको याद होगा कैनाल हमेशा ही आपने ऐसे बनाए हैं, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइडल, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, यस करेक्ट ऑप्शन 3। फिर देखते हैं 105। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द हीराकुंड रिजर्वायर। तो ये तो एक सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें कि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 to 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं हमेशा ही, जो आपको बस याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं होता, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो हीराकुंड रिजर्वायर है, हीराकुंड डैम पर जो रिजर्वायर है वो किसके लिए यूज है? रिजर्वायर फॉर इरिगेशन एंड पावर, रिक्रिएशन एंड फिशरी। देखो रिक्रिएशन के लिए तो पक्का नहीं होगा, ये ऑप्शन तो आप सीधा काट सकते हैं। इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए भी नहीं होगा, या आपको इरिगेशन पावर, ये दोनों ठीक लग रहे हैं, है ना। और जो फोर्थ ऑप्शन है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होगा फोर्थ, ये है फ्लड कंट्रोल, पावर एंड इरिगेशन। देखो वाटर सप्लाई का करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए इसमें, जो सबसे आप अगर आपको नहीं भी पता तो आपको थोड़ा सा मेकआउट करना आना चाहिए पहले तो। रिक्रिएशन और फिशरी ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन 2 तो आप बिल्कुल हमेशा ही मान ही लो कि गलत होगा। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। याद रखना, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, पावर और इरिगेशन के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 106। तो यहाँ पर हमारी इरिगेशन खत्म हो चुकी है, अब शुरू हो गया आरसीसी। ये आरसीसी के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को एक बार पढ़े। इन अ डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, बेंडिंग स्ट्रेस induced in compression, that is concrete, and tension are sigma c and sigma st respectively. The depth of neutral axis is kd, where d is effective depth from top compression phase and modular ratio is m. Which one of the following represents correct combination in under reinforced beam? In a doubly reinforced rectangular beam, तो हमारे पास देखिए एक डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है, उसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? बहुत इजी है। स्ट्रेन डायग्राम ऐसा होता है ना, ये होता है स्ट्रेन डायग्राम। तो अगर ये एक स्ट्रेन डायग्राम है, ये है स्ट्रेन इन कंक्रीट और ये है स्ट्रेन इन स्टील, ये समझ गए? तो ये क्या होगा? ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x, तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स, ऐसे ही होगा ना। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x है, ये होगा d माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल से बनाऊंगा, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल से क्या बन जाएगा? आप देख सकते हो एप्सिलॉन c बाय एप्सिलॉन s किसके बराबर होगा? x डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, ये सही है। ये एप्सिलॉन c डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन s इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, ये समझ गए? तो अब आपके पास स्ट्रेन आ गया है, जबकि ऑप्शंस में पूछा गया है स्ट्रेसेस से पूछा है, तो इसलिए इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओ। अब जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो ऐसा ही होता है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है, तो वो भी लीनियर ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं सिग्मा सी लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिग्मा एस लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब सिग्मा सी बाय सिग्मा एस कितना होगा?
सिग्मा सी बाय सिग्मा एस कितना हो जाएगा? आपको जस्ट क्या करना है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर देना है, यंग्स मॉडुलस से, तो ई सी बाय ई एस, क्योंकि आप स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ई इंटू स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन सी बाय एप्सिलॉन एस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स अपॉन डी माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब बस आप एक्स अपॉन डी माइनस एक्स आपको गिवन है, तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस टी निकालना है। ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, आप जानते हैं मॉड्यूलर रेशियो एम, मॉड्यूलर रेशियो एम किसके बराबर होती है, रेशियो ऑफ ई एस बाय ई सी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होता है एम। तो इसलिए ये किसके बराबर हो गया, 1/m हो गया ना ये, क्योंकि ई सी बाय ई एस है, 1/m x डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स। और अब आप देखें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x जो है वो आपने kd के बराबर लिखना है, तो इसमें x की जगह kd डाल दो, तो ये ऑप्शन क्या बन गई, जब आप kd डालोगे इसको और नीचे इसको भी kd डालोगे तो d d d कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो सिग्मा सी बाय सिग्मा एस बनेगा वो कितना बन जाएगा, कौन सी ऑप्शन बनेगी, इसमें जब सिग्मा सी बाय सिग्मा एस डालूंगा तो क्या ऑप्शन बन जाएगी, के ऊपर रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, तो इसलिए ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, के अपॉन एम तो है ये ना, 1 माइनस के, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ये समझ में आ गया सबको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आप याद नहीं कर सकते, मैं फॉर्मूला याद करने को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा यहाँ पर, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट का जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस डायग्राम हमेशा लीनियर रहता है, जबकि लिमिट स्टेट डिजाइन में स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं रहता, यहाँ पर लीनियर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, और भी कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़रूर बताएं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बताएं मुझे कि इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। इन अ लिमिट स्टेट मेथड द मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड इन कंप्रेशन कंक्रीट ऑफ अ बीम एज पर आईएस कोड इज। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट में कितना स्ट्रेन अलाउ होता है, तो कितना स्ट्रेन होता है इसका, लिमिट स्टेट मेथड में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना अलाउड होता है, दैट इज 0.0035। सो इसका करेक्ट होगा 0.0035। अब क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होती है। पहली बात, जिन्होंने इसका आंसर 0.003 दिया है वो तो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने इसका आंसर 0.02 दिया है वो बिल्कुल गलत है, बट कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे ये बोलते हैं कि सर इसका आंसर 0.002 में गलती कर देते हैं कई बार, तो मैं समझा देता हूँ एक सिंपल सी बात, हो सकता है कि आपके पेपर में ये आ जाए। अब देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन कंक्रीट अगर बीम में कहूँगा, मतलब अगर मैं फ्लेक्सर की बात करूँगा, सो फ्लेक्सर में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो 0.0035 होगा, बट अगर मैं प्योर एक्शियल फोर्सेस में कहूँगा, अगर प्योर एक्शियल फोर्सेस हैं तो वो 0.002 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में ये बीम गिवन है, ठीक है, तो बीम मतलब फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.0035। बट अगर इस क्वेश्चन में एक्शियल फोर्स पूछ ली होती, जैसे कॉलम होता है, कॉलम में कंप्लीट प्योर एक्शियल है मान लो, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाना था 0.002, फिर आप इसका आंसर ऑप्शन 2 करके आते। ये समझ गए, हो सकता है कि आपके पेपर में ये ऑप्शन 2 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। In order to control the deflection of a continuous beam, the allowed limit of span to effective depth ratio is। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए, कोई भी पेपर दो, चाहे एसएससी का हो चाहे कोई भी पेपर हो, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूस बीम के लिए एल इफेक्टिव बाई डी की रेशो कितनी होनी चाहिए, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन विच वैल्यू, इसका आंसर रहेगा 26। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करता हूं
तो ये वैल्यू कितनी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20। अगर मैं फ्री कैंटिलीवर के लिए देखता हूँ, फ्री कैंटिलीवर बीम के लिए देखता हूँ तो ये वैल्यू होती है 7, क्योंकि कैंटिलीवर है ना, कैंटिलीवर हम चाहते हैं कि कम बेंड करे, ज़्यादा ना डिफ्लेक्ट करे, डिफ्लेक्शन कम हो, क्योंकि एक फ्री है। तो इसलिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हिसाब से ये हम 7 रखते हैं। कॉन्टिन्यूस बीम में हम अलाउ कर सकते हैं कि वो ज़्यादा चले जाए, क्योंकि वो दोनों तरफ से कंटिन्यूड है, आगे दोनों उसके स्पैन कंटिन्यूड है, तो ये 26 होता है। कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ और भी बताता रहूँ ताकि आपको हेल्प होती रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। For a load test of flexural member, the load to be placed on a structure as per IS code shall be। तो ये IS कोड है IS 456-2000। IS 456-2000 जो RCC का लिमिट स्टेट डिज़ाइन का कोड है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर हम किसी भी मेंबर का लोड टेस्ट करते हैं तो उस पर कितना लोड डालेंगे, कितना लोड डाल सकते हैं हम उस पर। इसका क्या आंसर होगा, फुल डेड लोड प्लस फुल लाइव लोड, फुल ऑप्शन 3 है फुल डेड लोड प्लस 0.4 लाइव लोड, फुल डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड। इनमें से कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या है कि फुल डेड लोड और लाइव लोड का 1.25 लेना है। ठीक है, ये IS 456 की इम्पोज लोड कहा गया है। लाइव लोड कहें या इम्पोज्ड लोड कहें, एक ही बात है, जो इम्पोज किया गया है। तो जब हम किसी भी मेंबर का फ्लेक्सुरल मेंबर कितना उस पर लोड टेस्ट करते हैं ना, जब उस पर लोड लगाकर देखते हैं तो उस पर टोटल डेड लोड लगाते हैं, फुल डेड लोड लगाते हैं, और लाइव लोड का 25% ज़्यादा, यानी कि 1.25 ऑफ लाइव लोड लगाते हैं। तो ये आपको याद करना है, ये याद रहेगा, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 करके आएंगे जो गलत है, फुल डेड लोड और फुल लाइव लोड करके आएंगे, बट ये गलत है। लाइव लोड को 1.25 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये IS 456-2000 का एक स्पेसिफिकेशन है, कोडल प्रोविजन है। ओके, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। Width of RCC rectangular beam is 205 millimeter. Spacing of vertical setup is 435 mm. Fy is 410 MPa. If shear capacity of RCC beam is more than shear force at a section, the minimum quantity of stirrups to be provided as per codal provision is। So IS 456-2000 मिनिमम shear का फॉर्मूला होता है, मिनिमम स्टील का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो याद है सबको, वो फॉर्मूला क्या होता है, ASV by BSV 0.4 by 0.87 FY, यही होता है ना। ASV by BSV 0.4 by 0.87 FY, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ASV by BSV 0.4 by 0.87 FY। अब आपको मिनिमम निकालना है तो ASV निकालना है आपको जस्ट क्या करना है, 0.4 को B से मल्टीप्लाई करना है, B आपको गिवन है विड्थ 205 mm, SV स्पेसिंग आपको गिवन है 435 mm, और Fy आपको गिवन है 410। कुछ करना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। आप ASV कैसे निकालेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय B कितना है 205 मल्टीप्लाइड बाय SV कितना है, स्पेसिंग कितनी है 435 डिवाइडेड बाय 0.87, Fy कितना है 410। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स इन सभी वीडियोस को देख लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं वीडियोस यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इनको देख लेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न सेम रहता है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम ही रहता है। तो अगर आपने ये सब क्वेश्चंस कर लिए ना, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहेंगे खुद को, ऐसा नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर सीधा क्वेश्चंस करा रहे हो आप, तो कुछ समझा भी दो, पढ़ा भी दो, कंसेप्ट करा भी दो। तो बिल्कुल करा रहे हैं, बट उसके लिए आपको CIZplus.com पर आना पड़ेगा।
CIZplus.com पर जब आप आओगे तो वहाँ पर हमारे राजस्थान के लिए हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया हुआ है। एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स को हमारी फैकल्टी ने सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स दिए हैं। तो उसमें कुछ लेक्चर्स प्रीव्यू पे भी हैं। पहले उनको प्रीव्यू कर लो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो परचेज कर लो। और टेस्ट सीरीज़ है, फुल टेस्ट सीरीज़ भी है राजस्थान की, जिसमें 116 टेस्ट हैं, क्विज हैं और 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं। तो फुल टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। यूट्यूब पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा ही रहे हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो क्या हो सकता है, आपको कौन रोक सकता है जूनियर इंजीनियर बनने से? बताओ, कोई रोक सकता है? कोई है क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, ओनली 3। 1, यूट्यूब पर सारी वीडियोस देखो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सारे क्वेश्चन देख लो। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स ले लो CAZ प्लस पर जाकर। जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरे को एक बार कंसेप्ट एट अ ग्लांस मिल जाएं, सारे कंसेप्ट मिल जाएं, जो एक बार सारे समझ लेना चाहते हैं वो ले। तीसरा, फुल टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस होती है और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीनों कर लोगे, जूनियर इंजीनियर बनकर ही रहोगे। फिर मुझे मेल करना, कॉल कर देना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर मैं बन गया, आपकी ये 3 बातें मानी थी, बन जाओगे। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।